A very good afternoon to all dear learners. I, Poolam Bora, welcome you to this session on correlation. It is really very interesting to study correlation. In that direction, we have already seen one example yesterday. And the example was related to marks. There are 10 students, roll number 1 to 10. 10 students were there and their marks in economics and marks in statistics were provided, and we were supposed to obtain the coefficient of correlation. This is one variable, this is another variable, and we were supposed to obtain what relation does the marks in economics and marks in statistics hold. What I want to highlight here is this data was a discrete data. It was not frequency distribution. 10 बच्चे थे, उनके अपने इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स का डिस्प्ले था और उस डेटा के लिए हमको कोरिलेशन ढूंढना था कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कैसे रिलेटेड थे उन 10 बच्चों के. तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.78 आया था, इफ यू रिमेम्बर. Already I have discussed with you coefficient of correlation. अगर x versus y को हम प्लॉट करते हैं और we get this is straight line passing through origin. तो इस केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि x का बढ़ना y का बढ़ना रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होगा. और अगर ग्राफ ऐसी है तो इट इंडिकेट्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस डेटा का 0.78 आया था, मतलब 0.78 इज बिहेविंग लाइक +1. इंक्रीजिंग ट्रेंड था, मतलब इंक्रीज इन इकोनॉमिक्स इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन स्टैटिस्टिक्स. मतलब जितने बच्चों को इकोनॉमिक्स में अच्छे मिले हैं उनको स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे मिले हैं. ये इंडिकेशन था कल के डिस्कशन का. ये डिस्क्रीट डेटा था. 10 विद्यार्थियों के इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के अंक को हमने रिलेट किया था और रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन था, नियरली पॉजिटिव रिलेशन. जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होता है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट करता है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आता है तो वो निगेटिव कोरिलेशन को डिस्क्राइब करता है. तो ऑलमोस्ट मतलब पॉजिटिव ही था कोरिलेशन कल के डिस्कशन का. कल का डेटा डिस्क्रीट डेटा था. अब दूसरे टाइप के डेटा का कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, लेट अस सी दैट. और एक बात, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मूला. दिस इज ऑलवेज सेड टू यू. डिस्क्रीट डेटा था तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट मेथड यूज की कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ढूंढने की. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R. दिस इज बाय कार्ल पियर्सन्स. कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं. अन्य मेथड्स भी है लेकिन हम केवल कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय R and defined as summation capital X into capital Y divided by square root of summation capital X square into square root of summation capital Y square. क्योंकि फ्रीक्वेंसी वन ईच थी
दिस इज डिस्क्रीट डेटा, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल हो गया। कैपिटल एक्स का मीनिंग है एक्स माइनस एक्स बार, deviation from the mean of variate x, deviation from the mean of variate y। दो वेरिएट्स को हम रिलेट कर रहे थे कि क्या वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है या कांस्टेंट कोरिलेशन है उनमें। So this was the formula which was involving mean। हमने मीन निकाला था, मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। मीन निकालकर कल हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढा था। बट टुडे वी विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच क्योंकि गिवन डेटा इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। So let me write down the example firstly. You also write down the question. Find the coefficient of correlation। काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, you will like it, between the age and the sum assured from the following table। So पहले डेटा लिख लेते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। You also write down। पहले देख लीजिए कितने कॉलम और कितने रोज लगने वाले हैं, पहले वो ध्यान से देख लीजिए एंड देन यू कैन ड्रॉ। फर्स्ट यू लुक इनटू द डिटेल्स, कितने रोज और कितने कॉलम्स लगने वाले हैं। 6 रोज लगेंगे, 6 रोज डियर स्टूडेंट्स। रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6, 6 रोज लगने वाले हैं। और कॉलम्स का हम आगे डिस्कस करते, लेकिन ये फील्ड है, फील्ड का नाम है सम अश्योर्ड इन रुपीज। डिटेल्स सारी एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको बाद में, पहले आप लिख लीजिए सम अश्योर्ड इन रुपीज। और एक फील्ड है एज ग्रुप। एज ग्रुप ऐसे लिखेंगे हम, एज ग्रुप है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। सम अश्योर्ड में पांच कॉलम्स लगेंगे। सम अश्योर्ड 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए और 50,000 रुपए। और एंट्रीज लिख लेते हैं। वर्टिकली 4 2 3 8,
68943 15 12 2 776 112 तो आई होप आपने डेटा लिख लिया है. Now let me explain you what it is all about. सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि कोरिलेशन इस टॉपिक में हम दो वेरिएट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो कल जो एग्जाम्पल था उसमें डिस्क्रीट डेटा था. डिस्क्रीट डेटा होने के कारण डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज किया था, डेटा का मीन निकाला था, x बार y बार, और वो यूज करके हमने इस फॉर्मूला से इजीली कोरिलेशन का कोएफिशिएंट ढूंढ लिया था. लेकिन अब डेटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सम अश्योर्ड ये एक टर्म है. मान लीजिए आपने एक पॉलिसी खरीदी है. पॉलिसी जैसे कि LIC की होती है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक पॉलिसी आपने खरीदी है, ठीक है. तो वो एजेंट आपको कहते हैं कि आपका सम अश्योर्ड तो इतना है. सम अश्योर्ड का क्या मीनिंग होता है कि वो पॉलिसी खरीद ली है आपने, और इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि LIC और अदर इंश्योरेंस हमारी डेथ से रिलेटेड होते हैं. इन केस अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इतना अमाउंट तो उसको श्योरली मिलेगा ही, उसने चाहे कितने भी प्रीमियम भरे हो. लेकिन इन केस उसकी एक्सीडेंटली ऐसे डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को इतना पैसा मिलेगा. वो इतना पैसा होता है आपका सम अश्योर्ड. अब जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो सम अश्योर्ड और एज को रिलेट करते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा का ये डिटेल है कि 20 से 30 वर्ष के अब हम एज को सम अश्योरेंस से रिलेट कर रहे हैं. ये रिलेशन दिया है. ये डेटा है, रिलेशन नहीं है, डेटा है. 20 से 30 की उम्र में, तो ये जो डेटा दिया है ये ग्रुप्ड डेटा है. जिन लोगों की उम्र 20 से 30 के बीच में है, ऐसे 4 लोगों को 10,000 तो मिलने ही वाले हैं. ये हो सकता है किसी एजेंट के पास का डेटा हो, कोई पॉलिसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा और उसका ये डेटा होगा कि उसके पास ऐसे 4 व्यक्ति है जो 20 से 30 की उम्र के बीच में है और जिनको 10,000 तो मिलने ही वाला है. उन्होंने पॉलिसी खरीदी है और उनका सम अश्योर्ड 10,000 है. अब इस 6 एंट्री का क्या मीनिंग है? 20 से 30 की उम्र के, तो उम्र एक वेरिएबल हो गया और सम अश्योर्ड ये दूसरा वेरिएबल हो गया. तो हम सम अश्योर्ड को x से डिनोट करेंगे और एज को y से डिनोट करेंगे. ये आप मान करके चलिए कि सम अश्योर्ड x से डिनोट हो रहा है और एज y से डिनोट हो रही है. तो ये सम अश्योर्ड, ये जो डेटा है, x वाला जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा है. 10,000, 20,000, 30,000 ये एक सिंगल वैल्यूज है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, सेपरेट वैल्यूज है. इनकी रेंजेस नहीं दी है कि 10,000 के 20,000 के बीच में मिलने वाले हैं. तो हम यहाँ पर थे, यहाँ की एंट्री 6 है, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में ऐसे 6 लोग हैं जिनको 20,000 सम अश्योर्ड मिलने वाला है. लाइकवाइज बाकी सब रीडिंग्स का मीनिंग होगा. अब यहाँ पर डैश है, डैश का मीनिंग क्या रहेगा कि 50 से 60 की उम्र में 40,000 जिनको मिलने वाले हैं,
ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है। ये किसी एजेंट के पास का डेटा हो सकता है, उसके पास इतने क्लाइंट्स हैं और ये उसका डिटेल्स है। 50 से 60 की उम्र में जिनको 50,000 गारंटीड सम अश्योर्ड मिलने वाला है, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है। तो गिवन डेटा का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? शैल आई प्रोसीड फर्दर? सम अश्योर्ड एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है और एज के ग्रुप्स दिए हैं, मतलब ग्रुप डेटा है, एज वाइज ग्रुप्ड डेटा है, लेकिन सम अश्योर्ड वाइज डिस्क्रीट डेटा है। ओके, लेकिन डिस्क्रीट डेटा में भी आप देखिए इनके बीच के डिस्टेंसेस है ना इक्वल है। 10,000 20,000 में 10,000 का फर्क है, 20-30 में 10 का फर्क है, 30-40 मतलब इक्वल डिस्टेंट है। तो हम इस डेटा को हैंडल करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। स्टेप डिविएशन मेथड अगर ग्रुप्ड डेटा हो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त होता है। तो हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एज वाइज, लेकिन सम अश्योर्ड वाइज भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिविएशंस निकाल सकते हैं, स्टेप डिविएशंस। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला यूज होगा एंड स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन का कोएफिशिएंट निकालने के लिए। राइट डाउन द फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर by step deviation method is n summation f into u into v minus summation fu into summation fv divided by square root of n summation fu square minus summation fu whole square into square root of n summation fv square minus summation fv whole square। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, बिकॉज यू नो स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हम 3 इजी फॉर्मूले से निकाल पाते हैं और बेसिकली कोरिलेशन का कनेक्शन स्टैंडर्ड डिविएशन से है। तो जब स्टैंडर्ड डिविएशन 3 मेथड से निकाला जा सकता है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, तो डेफिनेटली वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। What I'm trying to say is correlation is related to standard deviation and standard deviation has 3 convenient formulas as per the requirement। तो वही ट्रेंड यहाँ पे भी चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा, द टाइप ऑफ द डेटा गिवन, हम फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे। वन वेरिएट y is in group frequency distribution, x is also continuous discrete data, continuous discrete data। तो u आपको पता है x माइनस a अपॉन h होता है। स्टैटिस्टिक्स 1 जब हम सीख रहे थे तो एक ही वेरिएबल में डील करते थे, लेकिन जहां से कोरिलेशन स्टार्ट हुआ है 2 वेरिएबल्स को रिलेट करने का काम शुरू हो गया है हमारा। तो v लिखेंगे हम y माइनस a के बजाय b नोटेशन यूज कर लेते हैं, h के बजाय k नोटेशन यूज कर लेते हैं। ये है स्टेप डिविएशन in x and these are step deviations in y। u is denoting step deviation in x and v is denoting step deviation in y। तो दुगना काम हमको करना है, u के लिए भी कंप्यूटेशंस करने हैं, v के लिए भी कंप्यूटेशंस करने हैं, और वो पैरेलल करने होंगे क्योंकि ऐसे टर्म की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ही टेबल के अंदर 2 काम हमको करना पड़ेगा।
उस टेबल को कहेंगे हम कोरिलेशन टेबल, जिसमें हॉरिजॉन्टली y पर काम चलेंगे एंड वर्टिकली u पर काम चलेगा। दुगना काम अब हमको करना है। पिछला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कोरिलेशन का आसान था, डिस्क्रीट डेटा था, इसीलिए द जॉब वाज इजी। लेकिन अब कोरिलेशन टेबल यूज करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स के कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली। तो अब आप इतना तो जानते हैं कि अगर ये फॉर्मूला आप देखें तो आपको कौन से कॉलम्स बनाने होंगे, ये तो आपको थोड़ी आइडिया आ रही होगी। ये डिविएशन इन x, डिविएशन इन y मल्टीप्लाई करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, तो ये एक कॉलम लगेगा और उस कॉलम की एंट्रीज का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा। f को u से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करना, ये भी एक कॉलम का एडिशन करके यहाँ पे लिख पाएंगे। सिमिलरली f को v से मल्टीप्लाई करना और उस कॉलम के एडिशन करके हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, f इंटू यू तो बना ही होगा यहाँ पर, इसे और एक u से मल्टीप्लाई करके fu स्क्वायर बना लेंगे। इस कॉलम की एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग इस कॉलम की एंट्रीज से मल्टीप्लाई करके fu स्क्वायर बना लेंगे और उस कॉलम की एडिशन सारे सेल्स की, उस कॉलम के सारे सेल्स की एडिशन यहाँ पे आ जाएगी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम fu या fu स्क्वायर या fv स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पर f ये वाली फ्रीक्वेंसी और u के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ऑल्दो नोटेशन हम f ही यूज कर रहे हैं दोनों के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रहने वाली है। वो कैसे होगी वो आपको टेबल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो डेटा इज discretely continuous in x, that is sum assured, and data is frequency distribution, grouped frequency distribution in y. Y is age, and this is the formula which we are going to use. The formula to obtain coefficient of correlation for the given data is r equal to n summation fuv n into summation fuv minus summation fu into summation fv upon square root of n summation fu square minus summation fu चा square into summation square root of summation n into summation fv square summation fv whole square। ये फॉर्मूला हमें अंदाजा देगा कि हमें कितने कॉलम्स कहाँ कहाँ कैसे इंसर्ट करने हैं। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। u is equal to x minus a upon h and v is step deviations in y minus b upon k. Now in the previous example which we discussed yesterday, if you remember dear students, marks, हमने मीन निकाल लिया था, डिस्क्रीट डेटा था, मीन निकाल करके ये फॉर्मूले का यूज किया था हमने। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको टोटल आइडिया आ जाए। मीन को रिलेटेड एग्जांपल यूज किया था। यहाँ पर मीन निकालना डिफिकल्ट काम हो जाएगा ऐसे डेटा में जहां पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज होती है, वहां पर स्टेप डिविएशन ही लगाना आसान तरीका होता है, क्योंकि आप मीन निकालोगे तो इस डिस्क्रीट डेटा का मीन तो आपको इजीली मिलेगा, लेकिन इसका मीन नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा जो आपके कंप्यूटेशंस को और टीडीएस बना देगा, डिफिकल्ट बना देगा। इसलिए यहाँ पर प्रेफर करना है
स्टेप डिविएशन मेथड। तो assumed mean for x and assumed mean for y। assumed mean हम क्या लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज assumed, हम मान करके चल रहे हैं, मानना इज अलाउड। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इसमें से हम कौन सी वैल्यू assumed mean लेना चाहेंगे? प्रेफरेबल रहेगा अगर हम बीच की वैल्यू ले लें। 30,000 ऐसी वैल्यू है जिसके इस साइड पर 2 वैल्यूज सिचुएटेड है और इधर के साइड पे 2 वैल्यूज सिचुएटेड है, तो हम 30,000 को ए ले लेंगे। यहां पर 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है, लेकिन ये ग्रुप्ड डेटा है। इनकी मिड वैल्यूज 25, 35, 45 और 55 है। तो बी यानी assumed mean in age हम 45 ले लेंगे। 45 के ऊपर 2 है, 45 के नीचे 1 है। तो ए ले लेंगे हम 30,000 और बी ले लेंगे हम 45। एक एज से रिलेट रख रहा है और एक सम अश्योर्ड से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो ए लिया है हमने 30,000, लिख लीजिए आप भी, और बी ले लिया है हमने 45। तो u स्टेप डिविएशन इन x होंगे हमारे x माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय h। h यानी स्टेप साइज। 10,000 से 20,000 में कितना डिफरेंस है? 10,000 का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते वैसे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। 30 माइनस 20 भी 10 है, 40 माइनस 30 भी 10,000 है। तो 10,000 का यहाँ पर स्टेप साइज से आगे बढ़ रहा है डेटा। और v आ जाएगा हमारा y, एज की मिडल वैल्यूज, क्योंकि एज की मिडल वैल्यूज लेंगे क्योंकि डेटा ग्रुप्ड डेटा है। ये ग्रुप डेटा है, क्लासेस है। क्लास की विड्थ कितनी है? कोई भी क्लास ले लो, विड्थ है 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 50 इज 10, लाइक दैट। तो ये हमने assumed mean का चुनाव कर लिया। assumed mean को चॉइस करने के बाद में हमने u और v का फॉर्मूला जनरेट करके रख दिया है। अब हम जाएंगे कोरिलेशन टेबल बनाने की ओर। आई होप आपने ये लिख लिया है। कोरिलेशन टेबल बनाने के लिए थोड़ी जगह बड़ी ही लगी है, पहले देख लीजिए टेबल कैसे बनाना है। दुगना काम करना है, इसलिए टेबल का साइज बहुत बड़ा रहेगा। एक तरफ x से रिलेटेड कंप्यूटेशंस चलेंगे और दूसरी तरफ y से रिलेटेड कंप्यूटेशंस चलेंगे। x यहाँ पर लिख रहे हैं हम और y यहाँ पर लिख रहे हैं x। x dash, so x dash is u। कुछ बुक्स में x dash नोटेशन है, हम u यूज करते थे इसीलिए हम उसी में रहेंगे। और क्योंकि दूसरा वेरिएबल आ गया इसीलिए हमने v भी ले लिया है, क्योंकि u v को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये थोड़ा सा आपको
सीखना पड़ेगा ये टेबल कैसे बनाना है। अब ये थोड़े बड़े बड़े बना लेते हैं। ये 10,000, ये बड़े वाले बनाएंगे। 10,000, 20,000, क्योंकि अंदर और 2 होने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 होने वाले हैं वी के। तीस 30,000, यहाँ से 2 बनेंगे। 40,000, आई डोंट थिंक कि स्पेस मुझे सफिशिएंट होगा। $40K लिख रही हूं मैं, ताकि मुझे छोटी स्पेस लगे और अंदर 2, एंड 50K लिख रही हूं मैं, ताकि मुझे स्पेस कम लगे। में से अंदर यहाँ से 2, वी के लिए 2। 50K के बाद में आ जाएगा आपके इधर का कंप्यूटेशन। U और V, पहले U और V बना लेते हैं। X इज इक्वल टू 10,000 के लिए U कितना आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। Let me write the formula. U is X minus A upon 10,000. तो X को 10,000 रखने के बाद U कितना जनरेट हो रहा है? 10,000 minus 30,000 is minus 20,000. Minus 20,000 upon 10,000. How much it is? X को 10,000 रखो। X सम अश्योर्ड। ह्या एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी यू किती जनरेट होता है? -2. व्हेरी गुड। 20,000 साठी 20,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 भागिले 10,000 -1। वेरी गुड। X इज इक्वल टू 30,000 रखो यहाँ पर। जीरो। यस। 40,000 रखो। 1। यस। तो स्टेप डिविएशन U करस्पॉन्डिंग टू 40,000 इज 1। अब 50,000 के लिए X को 50,000 रखना है। 2। ये बीच की वैल्यू लेने का ये फायदा है कि एक सिमेट्री मेंटेन हो जाती है। बीच वाला 0 रहेगा, उसके इधर वाले लेफ्ट वाले निगेटिव होंगे और उसके राइट वाले पॉजिटिव होंगे। ये एक सिमेट्री आ जाती है अगर ऐसा चुनाव करें हम तो। अब V जनरेट कर लेते स्टेप डिविएशंस इन एज। Y मायनस 45 घेतलं होतं आपण आणि प्रत्येक वयोगटाचं विड्थ किती होतं? 10च होतं। 20 से 30, 30 से 40 ऐसी उम्र के स्लैब्स है। तो मैं यहाँ पर अब Y की वैल्यूज रख देती हूँ। यहाँ पे और एक कॉलम बनाना है, पॉइंट टू बी नोटेड। 20 से 30 ये स्लैब है एज का, इसका मिड वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा डियर स्टूडेंट्स।
क्योंकि ये y है हमारे, ये y के क्लासेस है। बीस से 30, 30 से 40, 30 से 40 का मिड पॉइंट है 35। नेक्स्ट क्लास है 40 से 50 उम्र में, का मिड पॉइंट है 45, और 50 से 60 में 55, 55। मिड वैल्यूज y के लिए जनरेट कर ली है। अब इनके v बना लेते हैं। अब v जाएंगे ऑब्वियसली वर्टिकली। इस क्लास का y का वैल्यू 25 लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 25। तो v कितना आएगा? 25 माइनस 45 अपॉन 10, -2 -2 -2। तो आप अगर देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हमने u के रख दिए हैं और यहाँ पे वर्टिकली v's रख दिए हैं। आता नेक्स्ट स्लॅब साठी 35, नेक्स्ट क्लास म्हणा स्लॅब म्हणा, 35 y ची व्हॅल्यू आहे। 35 मायनस 45 भागिले 10, नाही का? मायनस 45 मायनस 45 भागिले 10, 0 55 मायनस 45 भागिले 10, 1। तो x के लिए u बना लिए, y के लिए v बना लिए। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम प्रीटी श्योर। गुड। अब थोड़ा फॉर्मूले की और देख लेते हैं। एक आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का डियर स्टूडेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम कहां से भरेंगे हम? आप देखिए 10,000 और ये अलग अलग एज की फ्रीक्वेंसी, ये एग्जैक्टली ये यहां से एज इट इज उठाई जाएगी। यहां से उठा रहे हैं ऐसे कह सकते हैं, या इसी में ही और कॉलम्स इंसर्ट कर दिए हैं ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज 4, 2, 3, 8 यहाँ पर लिखी जाएगी। 4, 2, 3, 8। तो आप उस टेबल में ये एक्स्ट्रा कॉलम्स इंसर्ट कर रहे हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। और ये नेक्स्ट जो कॉलम है वो रहेगा आपका FUV, क्योंकि यू रिमेम्बर मैंने आपको बोला है हमें ये भी लगने वाला है। तो इसके लिए हर एक x के लिए अपना FUV बनेगा, हर एक x के लिए अपना FUV बनेगा। तो पहले यहां पर बना लेते हैं 10,000 x के लिए FUV। 4 फ्रीक्वेंसी है, u -2 है और v -2 है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट FUV कितना आएगा? यस, -8 ही फ्रीक्वेंसी है 16। 4 व्यक्ती असे आहे जे 20 ते 30 वयोगटातले आहे आणि ज्यांना 10,000 भेटणार आहे। तर
अशांचं FUV आलेलं आहे 16. आता 2 गुणिले -2 गुणिले -1 F इंटू U इंटू V डिअर स्टुडंट्स पुढच्या गटासाठी. कितना आएगा? -1 इंटू 2 इंटू -2 4. Yes, it is 4. Then 3 into -2. ये सब U इज इक्वल टू -2 के लिए चल रहा है. रिमेंबर 3 इंटू -2 इंटू 0 कितना आएगा? 0. हाँ, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो. U फिक्स है -2 और V -2 से 1 तक वैल्यू ले रहा है. U फिक्स, V वैरिंग. 8 इंटू -2 इंटू 1 कितना आएगा? -16. यस, -16. वेरी गुड. तो 10,000 सम अश्योर्ड के लिए F इंटू U इंटू V के कंप्यूटेशन समाप्त हो चुके हैं. अब 20,000 वाले के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसका FUV बनाना है. फ्रीक्वेंसी हम उस ऊपर वाले दिए हुए टेबल से उठा लेते हैं. 20,000 सम अश्योर्ड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स 6, 8, 9, 4. 6, 8, 9, 4. सो ये F6, ये U -1 और इस क्लास का V वैरी हो रहा है. देखिए -2. अब U फिक्स है -1. 6 इंटू -1 इंटू -2 how much it is? 12. Yes. 8 into -1 into -1. 8. Yes. 8. 9 into -1 into 0. 0. Yes. 4 into -1 into 1. 4 into -1 into -4. 1. Yes. -4. Yes. अब ये एक पॉइंट टू भी नोट करना है आपको कि ये ना यहाँ पर दो इसके और इसके बीच में 2 है. तो गलती से भी ये वैल्यूज मत उठाना. ये वाली या ये वाली बराबर आपको V के ही वैल्यूज उठाने हैं. पॉइंट टू बी नोटेड डियर. चलिए अब यहाँ आते हैं. फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले टेबल से 30,000 का सम अश्योर्ड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स 3, 15, 12, 2. 3, 15, 12, 2. F इंटू U इंटू V के कम्प्युटेशन्स. फ्रीक्वेन्सी 3, U ची किंमत 0 आणि V त्याचा -2. FUV किती येणार? येस 0. पुढचं पण 0 येईल कारण U ची किंमत 0 आहे. प्रॉडक्ट मधला एकही क्वांटिटी 0 असेल तर सगळ्या क्वांटिटी 0 होतात. पूर्ण क्वांटिटी 0 होते हैं. ये 0 हो गया. ये काम आसान था, फटाक से हो गया. 40,000 के लिए फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 40,000 सम अश्योर्ड के लिए
776 डैश 776 डैश FUV 7 गुणिले 1 गुणिले -2 -14 -14 यस 7 गुणिले 1 गुणिले -1 -7 7 साइन का बहुत ध्यान रखना है 6 गुणिले 1 गुणिले 0 0 यस आणि हे डॅश आहे म्हणजे याला फ्रिक्वेन्सी नाही म्हणजे 40,000 ह्या वयोगटात कोणालाच भेटणार नाहीये मग डॅशचं डॅशच तिथे काही नाही येणार डॅशच राहू द्यायचं किंवा मग 0 लिहून घ्या 50,000चं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन वरून घेऊ आपण आता 112 डॅश -4 112 डॅश FUV काढून 1 गुणिले 2 गुणिले -2 -4 -4 1 गुणिले 2 गुणिले -1 -2 2 गुणिले 2 गुणिले 0 0 येस 0 हे डैश असल्यामुळे 0 तो u को एक एक बार कांस्टेंट रख के v को वैरी करते गए ऐसा ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी होता है एक को कांस्टेंट रख के दूसरे वैरी किए सेम वैसा ही है यहाँ पर ये कंप्यूटेशंस हो गए एक एक बार u को कांस्टेंट रख के v को वैरी किया थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक v को ये किया है अब यहाँ पर जो रो वाइज आने वाले हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये एक कॉलम आएगा डियर स्टूडेंट्स पहले देख लीजिए कितने कॉलम लगेंगे फिर f इंटू v अब ये अलग कंप्यूटेशन है f इंटू v यहाँ पे आएगा f v स्क्वायर यहाँ पे आएगा क्योंकि v फिक्स है ना यहाँ पर -2 तर हे FUV इथे पण काढायचं तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज अब कौन सी फ्रीक्वेंसीज ऐड करने वाले हैं आप यहाँ पे आपको बहुत क्लियर है कि फ्रीक्वेंसीज के कॉलम कौन से तो 4 6 3 7 और 1 ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आएगी जिसका अर्थ होगा 20 से 30 उम्र के कितने लोग इन्वॉल्व है कितने लोगों के सम अश्योर्ड की बात हो रही है समेशन f कितना आएगा 4 6 3 7 1 21 आता f इंटू v मग हे समेशन एफच इंटू v हा f म्हणजे समेशन f म्हणजे हेच घ्यायचं कारण हे 20 ते 30 वयोगटाचं f आहे 21 लोकांना सम अश्योर्ड भेटणार आहे हा f इंटू हा v 21 इंटू -2
-40 -40। ये आपको अच्छी से ध्यान रखना है। यहाँ पर समेशन एफ मतलब 20 से 30 के कितने लोग हैं और जितने लोग हैं उतनी वी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये समेशन एफ यहाँ आता है बिना समेशन साइन के, क्योंकि फिर वो समेशन साइन अलग अर्थ हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टुडंट्स। आता एफ वी सोबत एक वी मल्टीप्लाय केलं की एफ वी स्क्वेअर जनरेट होतं, तर ती टॅक्ट आपण लावणार आहे। एफ वी आपल्याकडे ऑलरेडी आहे। एफ वी सोबत एकदा पुन्हा वी घ्या प्रॉडक्ट मध्ये। -42 इंटू -2 84 येस, आणि एफ इंटू यू इंटू व्ही। समेशन एफ यू व्ही काढणार। हा ह्या एफ यू व्ही चा काय अर्थ आहे? हा एफ यू व्ही, हा एफ यू व्ही, ह्या एफ यू व्ही चा अर्थ आहे यांची बेरीज, म्हणजे 16, 12, 0 आणि -4। मैंने एक्चुअली दूसरे से करना चाहिए था। 16 ग्रीन, 16, 12, 0, -14 आणि -4। सोळा, 12, 0, -14 आणि -4 ची बेरीज किती आहे? 10। अब ये 4, 8, 0, -7 और -2। 4, 8, 7, 4, 8, 0, -7 और -2। 3 यस। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पिछला ये बाकी का छोड़ दिया, पहले यही कर रही हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। 0, 0, 0, 0, 0, -16, -4, 0, 0, 0, -20 यस, -20। तो वो ऐसा हो गया, मैंने कर दिया मेरी मर्जी, है ना, ऐसा हो गया। मैंने पहले ये कंप्यूटेशन करना है कर दिया और आप दूसरे दो, ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये वाली एंट्री ढूंढ लेते हैं। मतलब 30 से 40 में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सम अश्योर्ड मिलने वाला है, जिनके लिए सम अश्योर्ड है फ्रीक्वेंसीज के एडिशन 30 से 40 में। 2, 8, 15, 7 और 1 33 हो 33 लोग 30 ते 40च्या उमरच्या स्लॅब मध्ये आहे। एफ इंटू व्ही, फ्रीक्वेंसी इंटू वी। वी तो इसके लिए -1 ही है। 33, हा 33 गुणिले -1 -33 व्हेरी गुड। एफ व्ही इंटू व्ही करून टाकू, म्हणजे एफ व्ही स्क्वेअर जनरेट होईल। 33 इंटू -1 -33 इंटू -1 33 yes, very good।
चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज का समेशन, ये वाली एंट्री बनाने। 40 से 50 में कितने लोग हैं? 3, 9, 12, 6 और 2, 32. हाँ 32 लोग हैं 40 से 50 की स्लैब में। 32 गुणिले v ची व्हॅल्यू 0, 0. 0 इंटू 0, ये फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लेते हैं अभी। 8, 4 2, बस यहाँ पे नहीं है, 0 0 है। 8 4 14. येस 14 बरोबर आहे। आणि 14 गुणिले 1 14. 14 गुणिले 1 पुन्हा 14. यस। तो ये इतना बन गया है, ये v के तैयार हो गए, u के बाकी हैं। ऐसा ही u के लिए भी बनाना है, वो यहाँ पे आएगा नीचे। तो अब वो परफॉर्म कर लेते हैं। 2/3 काम हो गया, 1/3 बाकी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी समेशन f, ये फील्ड में यहाँ पे लिख रही हूँ। fu यहाँ बनेगा, fu स्क्वायर के नीचे आएगा। और अंत में आएगा fuv। अब इन कंप्यूटेशंस के क्या मायने हैं, लेट अस सी। समेशन f, अब आप वर्टिकली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करिए, तो उसका क्या अर्थ है? लेकिन उसका अर्थ है कि 10,000 कितने लोगों को सम अश्योर्ड मिलने वाला है। तो 4 2 3 8 17. 17 लोगों को 10,000 का सम अश्योर्ड है। चलो अब f इंटू यू, मतलब 17 लोगों को इस u से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 गुणिले -2 -34. आणि -34 इंटू -2 68. येस। आणि f इंटू यू इंटू v, फ्रीक्वेन्सी 17, हा fu आहे, याला v ने मल्टिप्लाय करू। fu आहे आपल्याकडे -34 आणि v कोणता आहे? हे fu कसं येईल? हा ते नंतर येईल, आता इकडे येईल, ते इथे येणार नाही, इथे येईल ते। हे FUV म्हणजे या सगळ्या FUVची बेरीज। यहाँ पे नहीं आएगी एंट्री, ये FUV यहाँ पे आएगा 16 4 0 -0 का एडिशन यहाँ पे आएगा, और सिर्फ FUV से डिनोट है। कितना है? 4. सही है, गुड, गर्ल्स आर आंसरिंग, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर ये क्लास का फिनिश हो गया। अभी इसका FU स्क्वायर वो सब बात हो गई है। अभी इस क्लास पे आते हैं, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब 20,000 कितने लोगों को मिलने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। 6 8 9 4
6 8 9 4 27. 27. यस. FU 27 गुणिले -1 Minus 27. यस. FU स्क्वेअर -27 गुणिले -1 27. येस. आणि F इंटू U इंटू V इथे नाही येणार. हे FUV इथे आहे. 12 8 0 -4 बेरीज. 16. Minus 16. त्याला इथे लिहायचं. हे रिकामं ठेवायचं. 16. इथलं रिकामं राहील आणि ही एंट्री इथे. वेरी गुड. वेरी गुड गर्ल्स. अब यहाँ आते हैं. इतने डेटा पे बात करते हैं. समेशन F मतलब 30,000 कितने लोगों को मिलने वाले सम अश्योर्ड? 3 15 12 2. 32. वेरी गुड. F इंटू U 32 गुणिले 0 0. येस. आणि 0 गुणिले 0 FU इंटू U 0. FUV इधर आए 0. यस दैट्स गुड. तो बॉयज भी आ गया. वेरी गुड. आई नो वो कर रहे हैं बट लड़कियां दोनों भी हैंडल कर रही है. मल्टीटास्क. यस. चलिए 40,000 कितने लोगों को मिलने वाले? 7 7 6 20. दैट्स गुड. F into U 20 into 1 20. That's perfect. And 20 into 1 again FU square. 20. Yes. आणि समेशन म्हणजे FUV चं समेशन -14 -7 0 0 Minus 20. Minus 7. -21 1. -20. चलो इसका भी हो गया. -21. यस. अब यहाँ पे आ रहा है. $50,000 कितने लोगों को मिलने वाले? 1 1 2 4 लोग. 4 गुणिले 2 8. 8 into 2 16. yes. -4 अधिक -2 अधिक 0 अधिक 0 -6. यस. सिर्फ उसको प्रॉपर पोजीशनिंग करो, इधर उधर ना हो पाए, ना हो जाए. तो ये हो गया 10 20 30 40 50,000 सम अश्योर्ड एक्स के लिए हमने FU स्क्वायर जनरेट कर लिया है. अब कुछ और कंप्यूटेशंस बाकी है. N मतलब देखिए आप इनका समेशन यहाँ पर आ जाएगा और ये भी समेशन यहाँ पर आने वाला है. और हमने कैटेगराइज किया है. एक बार हम सम अश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दूसरी बार हम एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन सेट ऑफ पीपल तो सेम ही है. तो N इधर से भी वही आएगा और इधर से भी वही आएगा. दोनों को क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है. तो 21 अधिक 33 अधिक 32 अधिक 14 किती येत आहे? 100. हा म्हणजे 100 लोक इन्व्हॉल्ड आहे या डेटामध्ये. 17 अधिक 27 अधिक 32 अधिक 20 अधिक 4 100. तो हमारे कंप्यूटेशन ठीक है, इधर से भी उतना इधर से भी उतना. समेशन FU बना लेते हैं यहाँ पर. समेशन FUs ये इंडिविजुअल FUs है.
-34 -27 +0 +20 +8 FUंची बेरीज इथे येऊ द्या. किती येईल ते? -33. वेरी गुड गर्ल्स. -33 साइन को नहीं भूलना है. समेशन FU स्क्वायर 27 + 0 + 20 + 16 कितना आ रहा है? 131. Yes, absolutely fine. समेशन FUV 4 + 16 + 0 + -21 + -6 -7. यस परफेक्ट. तो U की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलमोस्ट जनरेट हो चुकी है. अब बस V का फाइनल FV समेशन FV -61. यस समेशन FV स्क्वायर 131. यस समेशन FUV -7. यस. तो -7 यहाँ पर आ रहा है कि 131 है और यहाँ पर भी -7. ये सेम ही आएगा. A इंटू B इंटू C करके ऐड कीजिए या B इंटू A इंटू C कीजिए. एडिशन अल्टीमेटली सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. A में B मल्टीप्लाई करो या B में A मल्टीप्लाई करके एडिशन करो, बात तो एक ही है. So I think we are ready with almost all the quantities. R is, the formula is N into summation FUV minus summation FU into FV. तो पूर्व तैयारी सारी समाप्त हो चुकी है और अब हम अंतिम चरण में हैं हमारी प्रॉब्लम के. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो इंश्योरेंस कंपनीज के फॉर्मुलेशन पर आधारित है. तो मैथमेटिक्स देखा आपने कहीं भी है, कहां पर भी आप जाओ मैथमेटिक्स से ही. तो n कितना है? 100 लोग इन्वॉल्व है. समेशन FUV डियर स्टूडेंट्स, दोनों भी रास्ते से देखो आप सेम ही आ रही है और गलत हो रही मतलब हम कहीं गलत है तो हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है. समेशन FUV -7 है, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है. -7 माइनस समेशन FU -33 into summation FV -61. स्क्वेअर रूट 100 गुणिले समेशन FU स्क्वेअरची किंमत, समेशन FU स्क्वेअर 131 माइनस समेशन FU चा कंप्लीट स्क्वेअर होल स्क्वेअर -33 आहे समेशन FU वरतून चा स्क्वेअर. नेक्स्ट समेशन FV स्क्वेअर 131
माइनस समेशन FV माइनस 61 माइनस 61 चा स्क्वेअर. येस. व्हॉट इज द आन्सर डिअर स्टुडंट्स? निवांत करा, व्यवस्थित करा आणि सांगा मग मला. कितना आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सम अश्योर्ड और एज ग्रुप्स में क्या रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? सम बढ़ता है एज की बढ़ने के साथ या सम कम होता है एज की बढ़ने के साथ? What's the answer? Am I audible, dear students? What is the answer? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. आप बात कर रहे हो मुझसे? आंसर में इतना टाइम तो नहीं लगेगा आपको. आप बात कर रहे हो मुझसे? What's the problem, dear students? What's the answer? अभिषेक, अश्विनी, चैतन्य, वैष्णवी, what's the answer? रीता, क्या आंसर है? You aren't audible to me. आप कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? मुझे लग नहीं रहा है. What's the answer? Am I audible? Yes, ma'am. कोई बोल ही नहीं रहा है. और इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इतने छोटे से कंप्यूटेशन के लिए. ठीक है, ठीक है. और हो गया कंप्यूटेशन. इतना तो लेंथी कंप्यूटेशन नहीं है. तो shall I write the answer?
माइनस 0.2556 माइनस 0.25 यस यस यस। चलो एक आवाज सुनाई दे उधर से। वेरी गुड। और वो भी देखो बाजी लड़कियों ने ही मार ली है, माइनस 0.2556। ऐश्वरी थोड़ा सा देखिए कहीं गलत हो रहा है, और अश्विनी का सही आ रहा है, प्रणव भी थोड़ा गलत हो गए हैं। प्रणव आपको भी, आई मीन प्रवीण, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रवीण आपको भी देखना पड़ेगा। माइनस 0.2556। कैफ के आंसर लिख रहे हैं, यस कैफ भी सही जा रहे हैं। अफशीन इज ऑल्सो करेक्ट, परफेक्टली ऑल राइट अफशीन। अश्विनी देखो, दो अश्विनी, अफशीन, लड़कियां ही ज्यादा है। चैतन्य भी आ गए हैं उसी आंसर पर। ओके वेरी वेल डन। तो इसका अर्थ क्या है, अब उसमें इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निगेटिव आ गया है, मतलब मीन्स कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सम अश्योर्ड कम हो जाता है। सम अश्योर्ड कम रहेगा अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो ये पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनी अपनाती है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहे तो उसको अंत में कम पैसे मिलने का प्रावधान होता है। यस ऋषिकेश, आरती, रागिनी, निकिता, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। शिवानी, तो यहाँ पर हम बेझिझक होकर हमारे एनालिसिस से ये कह सकते हैं कि the age and sum assured are negatively, so we can write here hence, yeah, therefore the age and sum assured are negatively correlated. उनका negative relation है, that is as age goes up, as age increase, the sum assured decrease. As age increases, the sum assured decreases. ये अंत वाली लाइन का ही के लिए ही सब कुछ किया हमने। ये जानना चाहते थे हम कि डेटा तो दिया है पर उस पे से ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन ये वर्कआउट कर दिया। फॉर्मूला था, मैथमेटिकल फॉर्मूला के चलते हम इसे वर्कआउट कर पाए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढ पाए। हाँ, इस डेटा के लिए ऐसे देख के कहाँ पता चलता है, कुछ भी नहीं समझ पाते। हाँ, यस, क्वेश्चन प्लीज। मैम, हाउ मेनी मार्क प्रॉब्लम? ये 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ये पहली बार था ना, इसलिए आपको बहुत लेंथी लगा। फर्स्ट टाइम था इसलिए, सेकंड टाइम आप और कंफर्टेबल हो जाओगे, थर्ड टाइम और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। 5 मार्क की प्रॉब्लम है ये। मैथ्स में 2 ही टाइप के प्रॉब्लम है एग्जाम में, एक 2 मार्क के और एक 5 मार्क। 8 मार्क के प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? आज एक ही एग्जाम्पल कर पाए हम। मैम, इसमें 2 मार्क के लिए कैसे आ सकते हैं? 2 मार्क के लिए इसमें एक पूछने का ये हो सकता है, फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं एक पहला क्वेश्चन का कि डिस्क्रीट डेटा है लेकिन इतनी स्टडी भी चाहिए किसी की। एक डेटा एक वेरिएबल में डिस्क्रीट है और एक वेरिएबल में ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेकिन ऐसे नहीं पूछ सकते। 2 मार्क का इसमें